हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11 के एक्सट्रैक्ट्स कवर किए थे हॉर्नबिल बुक से। अब हम जो कवर करने वाले हैं वो है पोइट्री, और पोइट्री की सेक्शन से हम जितने भी एक्सट्रैक्ट हो सकेंगे वो कवर करेंगे, है ना। हॉर्नबिल की बुक है ये, और हॉर्नबिल की बुक से ही हम सारे पोइट्री की एक्सट्रैक्ट्स कवर करने वाले हैं। एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए हेल्पफुल है ये। तो एक्सट्रैक्ट नंबर 1 देख लीजिए। The cardboard shows me how it was when the two girl cousin went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 year or so. All three stood still to smile through their hair. At the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed the less, washed their terribly transient feet. Okay. सो ये फोटोग्राफ पोएम है जहाँ से ये पूरा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लाइंस कहाँ से आई हैं, तो आप बिल्कुल लाइंस पढ़ के जाइए अच्छे से पोएम की। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो। कार्डबोर्ड जो था वो क्या शो कर रहा था। तो देखिए पोएम हमारी क्या है, अ फोटोग्राफ। तो क्या शो कर रहा था, फोटोग्राफ शो कर रहा था। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है, हु वॉज नॉट प्रेजेंट एट द बीच। बीच पर कौन प्रेजेंट नहीं है। देखिए अंकल थे, मदर थी, उनकी आंट्स कजिन वगैरह जो हैं, मदर की वो अब पोएट की आंट लगने लग गई हैं। तो देखिए कौन नहीं था, तो पोएटेस नहीं थी। तो इसका आंसर क्या लग जाएगा, इसका आंसर टिक लगाएंगे हम, द पोएटेस, वो नहीं है बीच पे। व्हाट डज ट्रांसिएंट मीन्स। ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है, टेम्पररी, जो चीज़ हमेशा नहीं रहेगी। हाँ ओके, जैसे कि हम कभी ना कभी बदल जाएंगे, रिंकल्स आ जाएंगे फेस पे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो फोटोग्राफ देख के उनको यही लग रहा था कि कितना चेंज हो गए हैं अब मदर, है ना, पहले कैसे दिखते थे उस फोटोग्राफ में। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सट्रैक्ट नंबर 2, ये भी पढ़ लेते हैं। सम 20-30 years later, she would laugh at the snapshot Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine was her laughter. Both wry with the labored ease of loss. अब देखिए यहाँ पर अगेन ये फोटोग्राफ से ही लिया गया है पूरा एक्सट्रैक्ट अपना। तो क्वेश्चन बन रहा है कि हु आर बैटी एंड डॉली। बैटी एंड डॉली कौन है। तो बैटी और जो डॉली हैं वो क्या थे, मदर के कजन थे। क्या थे, मदर के कजन्स। सो विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट हैज बीन यूज टू मीन फेवरेट। फेवरेट का मतलब क्या है, फेवरेट का मतलब यहाँ पर है पास्ट। ओके। बीच हो नहीं सकता, ईज हो नहीं सकता, रह हो नहीं सकता, राय हो नहीं सकता। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है फेवरेट का वो क्या है, पास्ट है। Which poetic device has been used in the labored ease of loss? Labored ease of loss में देखो क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीमोरन यूज हो रहा है। और ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए जब कोई भी फ्रेज, है ना, जो फ्रेज कंबाइन होते हैं दो शब्दों से और आस पास ही होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट जब होते हैं, उल्टे जब होते हैं, है ना, पर्यायवाची जब होते, सॉरी पर्यायवाची नहीं, जब अपोजिट आप समझिए एंटोनिम्स जब होते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है। अब यहाँ पर लाइन में आपको वापस से बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है लेबर्ड। ओके, ये लेबर्ड वर्ड लिखा है और यहाँ पर लिखा है ईज। तो लेबर्ड का मतलब होता है कि डिफ़िकल्टी, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी। और इसका मतलब ईज का मतलब होता है लेक ऑफ डिफ़िकल्टी, लेक ऑफ डिफ़िकल्टी। तो देखिए दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। ये तो बोल रहा है डिफ़िकल्टी और ये बोल रहा है कि लेक, मतलब डिफ़िकल्टी की कमी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगी पोएटिक डिवाइस, ऑक्सीमोरन होगी। और ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है, ऐसे फ्रेज जो साथ में हैं लेकिन दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, चलिए एक्सट्रैक्ट नंबर 3 देख लेते हैं। टिल द गोल्ड फंच कम विद अ ट्विचिंग chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine startup. Of chitterings and tremor of wings trilling, the whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stalks at full, then floats out to a branch end, showing her bared face identity marks. वॉट इज डिस्क्राइब एज स्लीक इन द पोम। स्लीक किसको बोला गया है, देखो सबसे पहले तो मुझे आप बताओ, ये तो हम कर लेंगे, मुझे बताओ ये कौन सी पोम है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। तो स्लीक जिसके लिए यूज हुआ है वो है लिजार्ड। किसके लिए यूज हुआ है, लिजार्ड के लिए यूज हुआ है स्लीक, है ना। मतलब स्लीक का मतलब क्या होता है, स्मूथ। तो किसके जैसे स्मूथ, लिजार्ड के जैसे स्मूथ। ओके।
हु कम्स टू फीड द यंग वन को फीड करने के लिए कौन आती थी पेड़ पर? तो कौन आती थी? गोल्डफिंच। ठीक है, गोल्डफिंच एक बर्ड है जो आती थी अपने बेबी को फीड करने के लिए, खाना खिलाने के लिए। हु गिव शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग वंस को शेल्टर कौन देता, किसने दी थी? बर्ड को और यंग वंस मतलब उसके बच्चे। किसने शेल्टर दिया था, मतलब घर किसने बनाने के लिए अलाउ किया था? तो लेबरनम ट्री ने उनको अलाउ किया था। ठीक है, एक्सट्रैक्ट नंबर 4, एंड हु और दो said I to the soft falling shower, which is trained to tell, gave me an answer as a translated. I am the poem of earth, said the voice of rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land, and then the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. देखिए कौन सी पोएम है? द पोएम ऑफ अर्थ इज, क्या है? पोएम ऑफ अर्थ इज रेन। देखो अर्थ तभी ग्रीन हो जाती है, ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, भर जाती है जॉय से, जब उसके ऊपर क्या होती है? बारिश होती है। तो यहाँ पर अर्थ इज, पोएम इज, द पोएम ऑफ अर्थ क्या है? रेन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पैल्पेबल? इम्पैल्पेबल का मतलब क्या है? इसका मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, जिसको टच नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब वो होता है। विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम? ये जो लाइन है कौन सी पोएम से ली गई हैं? तो वॉइस ऑफ द रेन से ली गई हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, मुझे आप बताइए इसका पोएट कौन है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में जाके, और नहीं बताएंगे तो देख, मतलब नहीं बता सकते तो देख के बताइए, इसी से एक क्वेश्चन और याद हो जाएगा आपको। एक्सट्रैक्ट नंबर 5 देख लीजिए। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी? दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीज्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। वॉज दैट द डे? सो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि हु डू नॉट प्रैक्टिस वॉट दे प्रीच? प्रीच मतलब जो सिखाते हैं, कौन लोग हैं जो जो चीज़ वो बोलते हैं वो खुद प्रैक्टिस नहीं करते? तो देखिए एडल्ट्स मतलब जो बड़े लोग हैं हमको सिखाते हैं, काइंड होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमको दूसरों की, लेकिन खुद वो ये एक्ट नहीं करते हैं, है ना? इस पोएम में बताया था। और इस पोएम का नाम क्या था, जरा बताओ तो मुझे। हम्म, याद है कि नहीं? चाइल्डहुड याद रहना चाहिए अब तो, बिल्कुल, है ना? हु इज द कंपोजर ऑफ द पोम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन? कौन है कंपोजर इस चाइल्डहुड पोएम का? मार्कस नैटन। हु डज द पोएट, व्हाट डज द पोएट मिस? पोएट क्या मिस करता है सबसे ज्यादा? वो क्या मिस करता है? अपना चाइल्डहुड मिस करता है। एक्सट्रैक्ट नंबर 6 देख लीजिए। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, देयर साइन of understanding in the ear, the child is built to my design, yet what he leaves I cannot share। तो ये पोएम तो आपको बतानी पड़ेगी मुझे। चलो क्वेश्चन सबसे पहले यही है कि पोम का नाम बता दो मुझे, जल्दी से पोम का नाम बता दो कमेंट बॉक्स में जाके। व्हाट डज द फादर विश फॉर? फादर किस चीज़ के लिए विश कर रहे हैं? फादर विश कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो उनके बेटे के बीच में, और उन दोनों के बीच में, बेटे और पिता के बीच में क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसी चीज़ की वो विश कर रहे थे इसके अंदर। व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप द फादर एंड द सन हैव? दोनों का रिलेशनशिप इस पोएम में कैसा है? तो दोनों कैसे हैं? स्ट्रेन, एकदम अलग अलग, है ना? स्ट्रेंजर के जैसे बिहेव करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? तो दीज लाइन शो, क्या ये लाइन क्या शोज करती है हमको? क्या इसमें फ्रेंडशिप की बात हुई थी? क्या इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात हुई थी? क्या इसमें ग्रीफ की बात हुई थी? क्या हैप्पीनेस की बात हुई थी? तो देखिए इस लाइन के अंदर क्या बात हुई थी कि जो फादर हैं वो ग्रीफ में हैं, वो दुखी हैं, क्योंकि वो क्या नहीं डेवलप कर पाए अपनी बेटे के साथ? अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पाए। तो ये जो लाइन्स हैं वो क्या शो कर रही हैं? ग्रीफ शो कर रही हैं। Extract number 7. The Lebanon top is silent, quiet, still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Write the name of the poem and the poet. देखो ये लाइन दे दी, 3 लाइन आपको यहाँ पर दे दी। आपको बताना है कि नेम ऑफ द पोम एंड पोएट। तो पोएट का नाम तो है टैड हर्ब, और जो आपकी पोम है उसका नाम यही छुपा है, लेबनम टॉप। ओके, फाइंड द अपोजिट ऑफ नॉइस। नॉइस का अपोजिट बताना है इन लाइन्स में से। तो देखिए लाइन में आया था साइलेंट, तो यहाँ से हमने उठा लिया और यहाँ पर लिख दिया। हाउ वॉज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर? सेप्टेम्बर में वो कैसा लग रहा था? तो वो कैसा लग रहा था कि इट इज स्टिल एंड डेड लाइक,
बिल्कुल स्टिल था और एकदम डेड था। और कब लाइव हो जाता है वो, लाइवली कब हो जाता है, जब कौन आ जाती है, गोल्डफिंच आ जाती है और यंग बेबीज आते हैं, है ना, तो एकदम चहकने लग जाता है पूरा ट्री, राइट। चलिए, एक्सट्रैक्ट नंबर 8 देख लीजिए। इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली, शी strokes it full, then floats out to a branch and showing her bared face identity marks, then with a delicate whistle chip whispering, she launches away towards the infinite, and the laburnum top subsides to empty. What happened to the laburnum tree after the goldfinch flies away? जब laburnum top से जो हमारी goldfinch है वो जब उड़ के चली जाती है तो वापस ट्री कैसा हो जाता है, वो हो जाता है empty again। तो क्या लिख देंगे हम, द लेबनम टॉप ट्री बिकम्स एम्प्टी अगेन। ओके, व्हाट इज द मशीन, मशीन किसको बोला गया है, बेबी, क्योंकि गोल्डफिंच तो दाना डालती है और बेबी की, यंग बेबी की इसकी मशीन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, चहचहाने लगते हैं। हु इज द इंजन ऑफ द फैमिली, पूरी फैमिली का इंजन कौन है भैया, गोल्डफिंच है, वही तो ला रही है दाना पानी सब कुछ, है ना, तो वो इंजन है। एक्सेप्ट नंबर 9, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. Of chittering and tremor of wings and thrilling, the whole tree trembles and thrill. Who is she in the second line? Where does she enter? तो ये she कौन है? तो she कौन थी? She is the mother of goldfinch. She is the mother goldfinch क्या करती? Who enters the thickness of laburnum tree. तो गोल्डफिंच जो मदर है वो अपने यंग बेबीज के पास में आती है और उसकी थिकनेस ऑफ लेबनम टिप में एंटर करती है और बेबीज को क्या खिलाती है, दाना खिलाती है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज मशीन रिफर्स टू इन द एक्सट्रैक्ट, मशीन का मतलब क्या है इसके अंदर, क्या इट रिफर्स टू द मशीन यूज टू ड्रिल, नहीं नहीं, इट रिफर्स टू द मशीन यूज टू कट द ट्री, ये भी नहीं, इट रिफर्स टू द नेस्ट ऑफ द गोल्डफिंच वेयर इट्स यंग बर्ड्स आर स्ट्रिंग, एग्जैक्टली दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये हमारा आंसर इधर है, इधर छुपा है, इसको पकड़ना है हमको ऐसे रीड करके फटाफट। चलिए, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज द सिनेमा ऑफ एंटायर, एंटायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है होल, सब कुछ। ओके, I descend to lay the dot atomies dust layer of the globe, and all that in them without me were seeds, only latent unborn. And forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For song issuing from its birth place after fulfillment, wandering wrecked और अनरेकेडली ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज लेटन एंड अनबोर्न, कौन है वो सीड, देखो सीड जब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, सोया रहेगा, जब तक ऊपर से क्या नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी, तो वो एकदम से अनबॉर्न सा पड़ा हुआ है जमीन के नीचे। नेम द पोएट, ये पूछा है, तो वॉल्ट विटमैन इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। हाउ डज द रेन बेनिफिट द अर्थ, अर्थ को कैसे बेनिफिट करती है रेन, तो रेन रिटर्न टू वॉश अवे द स्मॉल पार्टिकल्स, जितने भी स्मॉल डस्टी पार्टिकल्स होते हैं, जब रेन आती तो सब जगह से वो डस्ट पार्टिकल को मिटा देती, ख़त्म कर देती और एक ग्रीनरी आ जाती है सब जगह, है ना। सो ये थी आपकी पोएम और ये एक लास्ट एक्सट्रैक्ट और बचा है, इसको और देख लेते हैं हम। नाउ लेट्स सी एक्सट्रैक्ट नंबर 11। External eye rise impalpable out of the land, and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed altogether change, and yet the same. I descend to lay the drought, atomies, dust layer of the globe, and all that in them without me were seeds, only latent, unborn. Now देख लो इसके क्वेश्चंस क्या हैं। There are two voices in the poem. Who do they belong to? दो वॉइस पोएम में यूज हुई हैं, वो किसकी है, तो एक तो है हमारे पोएट की और एक है रेन की, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हु राइजेस आउट ऑफ द बॉटमलेस सी, कौन राइज होता है सी के बॉटम से, तो देखिए क्या है, वाटर, वाटर ही उड़ता है और बन के वापस क्या बरस जाता है, रेन। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो, गिव द नेम ऑफ द पोम, देखिए पोम पूछा है, मैंने पोएट लिख दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। पोएट अगर पूछे तो हम वॉल्ट विथमैन लगाएंगे, लेकिन अगर पोम पूछे तो हम क्या लगाएंगे, द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन लगा के आएंगे हम, या लिख के भी आएंगे अगर नहीं ऑप्शंस आए हैं तो। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट। आई होप आप इन सब को अच्छे से करके जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आप और भी डिटेल में आप अपनी पोएम्स को पढ़ के जाइए, उनके राइटर्स के नेम पढ़ के जाइए, लाइंस रीड करके जाइए, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, जो टफ वर्ड्स होते हैं, उनको भी आप पढ़ के जाइएगा, उनका मीनिंग पूछ लेते हैं कभी कभी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माई चैनल एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। लाइक, सब्सक्राइब
और कमेंट कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है तो। थैंक यू।